नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज वन इंडिया में। रुक करते हैं बुलेटिन का, जहां कोरोना पर प्रधानमंत्री करेंगे बड़ी बैठक। शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है। बैठक में अधिकारी मौजूद रहेंगे। कई सारे अधिकारी हैं जो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और शाम 4:30 बजे पीएम मोदी ने बैठक बुलाई है। बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। कोविड को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। कोरोना पर पीएम मोदी बैठक करेंगे। अब सवाल यह है कि इस बैठक में किन चीजों को लेकर बात किया जाएगा। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, 4:30 बजे पीएम मोदी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। क्या आइडिया लगाया जाए कि किस चीज को लेकर वो बातचीत करेंगे? हालांकि कोरोना तो टॉपिक है ही, लेकिन कोरोना पर क्या बातचीत किया जा सकता है? देखिए अंशिका, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 1.5 लाख केस रोज आ रहे हैं, हर 24 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। ऐसे में अब चिंताजनक हालात बनते जा रहे हैं और इन्हीं हालातों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री ये पूरी समीक्षा बैठक करेंगे। कोविड से जुड़े हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हुए तमाम जो है बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। अब तक कोविड प्रबंधन को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, अब तक जो है वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, और जिस तरीके से ये खतरा बढ़ रहा है वो कितना खतरनाक है, ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट, इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अब कोरोना तेजी से विकराल रूप धारण कर रहा है। संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर तरफ कोरोना का कहर है। ऐसे में प्रधानमंत्री जो है कोविड प्रबंधन की बैठक पे आगे आए हैं। अभी आपको याद होगा कि अभी पिछले महीने भी प्रधानमंत्री ने कोविड प्रबंधन को लेकर के एक बड़ी बैठक की थी। उसके बाद अब तेजी के साथ मामले बढ़े हैं। ऐसे में चुनावी वर्ष भी है, इस बीच में किस तरीके से कोविड प्रबंधन करना है, किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं और आगे क्या कुछ कड़े कदमों की जरूरत है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत होगी। और उम्मीद की जा रही है कि शायद प्रधानमंत्री की इस बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कुछ नई एसओपी जारी हो सकती है, कुछ कड़े कदम उठाने के ऐलान हो सकते हैं। नाइट कर्फ्यू पहले ही इंपोज है, लेकिन इसके साथ ही कुछ और कड़े निर्णय सामने भी आ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री की जो समीक्षा बैठक है, इसका इंतजार रहेगा कि इसके बाद क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। हालांकि इससे पहले भी कई बार हमने देखा है, जब भी कोरोना के केसेस आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं तो 2021 में भी, 2020 में भी पीएम मोदी ने बाकायदा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी मीटिंग की थी। तो ये कहा जा सकता है कि पहले तो अधिकारियों के साथ वो बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा भी होगा कि वो मुख्यमंत्रियों के साथ भी बातचीत करें? बिल्कुल। देखिए अंशिका, प्रधानमंत्री ने पूरे कोविड काल में 2020 से लेकर लगातार न जाने कितनी बार जो है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मुखातिब हुए, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मुखातिब हुए, स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ अलग से वो रहे, और लगातार उन्होंने कोविड को लेकर निगरानी बनाए रखी। खुद पीएमओ 24 घंटे कोविड को लेकर के जो है फीडबैक ले रहा है। और एक बार फिर अब चूंकि जो थर्ड वेव तेजी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो प्रधानमंत्री ने फिर मोर्चा संभाला है। प्रधानमंत्री आगे आकर के कोविड को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, कहां खामी है, क्या जरूरतें हैं, इन तमाम चीजों को समझेंगे और उसके बाद जो है कुछ नए जो है कदम उठाए जा सकते हैं। कोरोना को रोकने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ जो है कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही कोरोना प्रबंधन को लेकर वो फिर चाहे आईसीयू से लेकर वेंटिलेटर तक वो तमाम क्या जरूरतें हैं जिसकी इस वक्त जरूरत पड़ सकती है, उसको लेकर के क्या इंतजामात हैं, इन सब चीजों को बातचीत होगी। मेडिसिन को लेकर के बातचीत होगी, वैक्सीनेशन को लेकर बातचीत होगी, यानी तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री सीधे तौर पर समझेंगे कि अब तक देश ने क्या कुछ तैयारियां की हैं और देश को जरूरत क्या है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी बारिश जारी है। दूसरे दिन भी दिल्ली एनसीआर में जमकर बारिश हो रही है। जनवरी के महीने में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। पहाड़ों पर भी बिछ चुकी है बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। तो पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है तो मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। इस बर्फबारी और बारिश के बीच जनवरी के महीने में ठिठुरन भरी सर्दी और भी ज्यादा बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फ की चादर बिछ चुकी है। तो वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। तो दूसरे दिन भी लगातार बारिश हो रही है।
ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कुछ तिब्बत जैसा नज़ारा है जहां पर भारी ठंड होती है, लेकिन बावजूद इसके जितने भी जवान हैं वो अपने आप को फिट रखने के लिए, गर्म रखने के लिए इस तरह एक्सरसाइज करते नजर आते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है और यहाँ पर खड़े होना भी मुश्किल है, लेकिन सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पर जितने भी जवान हैं वो तैनात रहते हैं और अपने आप को एकदम मजबूत बनाए खड़े रहते हैं। खुद को गर्म रखने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए वो इस तरीके से करतब करते नजर आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एक तरह का इनका एक्सरसाइज ही है और आप देखेंगे कि हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है, बर्फ ही बर्फ, हर जगह मोटी चादर बर्फ की। हालांकि यहाँ पर कदम रखना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि इतनी ठंड में खून तक जम जाते हैं, लेकिन अपने आप को केवल फिट रखने के लिए इस तरह एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है जवानों के लिए। और आप देखेंगे भारत का झंडा, जहाँ यहाँ पर जवान मौजूद रहते हैं, डटे रहते हैं सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए। एक तरफ दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी बारिश जारी है, तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और ये तस्वीर पहाड़ों की हम आपको दिखा रहे हैं एक तरफ, कि आखिर कैसे यहाँ बर्फबारी में भी डटे हुए हैं जवान। तो मौसम का मिजाज बदल गया है और ऐसे में लगातार एक तरफ दिल्ली में बारिश तो दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। संदीप नेगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुमित सैनी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं और थोड़ी देर में सनी तुशीर भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बात हरिद्वार की करेंगे। सुमित, यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, हर की पेड़ी दर्शन करने आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है इस बीच और ऐसे में बर्फबारी हो रही है। तो क्या अभी भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला वैसे ही जारी है? मौसम कैसा है वहां पर? बिल्कुल अंशिका, पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। रात भर बारिश होती है, लेकिन अब जो बारिश का मौसम खुला है तो लेकिन क्योंकि उत्तराखंड में पूरा ही पर्यटक स्थल है और यहाँ पर पूरे देश के कोने कोने से यहाँ पे पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है। लोग बर्फ देखने, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो बर्फ का मजा लुत्फ लेने के लिए भी यहाँ पर उत्तराखंड में पहुंचते हैं। हालांकि हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में भी पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन जो 2 दिन से जो ठंड का माहौल था, जो बारिश का माहौल था, थोड़ा सा पर्यटकों में भी कमी आई थी। लेकिन पर्यटकों का जोश अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अब मौसम खुला है। आज फिर लगातार लोगों का आना सिलसिला जारी है। चलिए ठीक है, संदीप नेगी भी हमारे साथ क्योंकि जुड़े हुए देहरादून से। संदीप, पहाड़ी इलाकों में तो बर्फबारी हो रही है, ऐसे में आने जाने में भी कुछ लोगों को समस्या हो रही होगी, बर्फ को हटाने का क्या सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की अगर बात करूं तो पिछले 2 दिनों से लगातार जो बारिश और बर्फबारी का जो कहर है वो लगातार जारी है, क्योंकि जो काफी ऊंचाई वाले इलाकों में इस वक्त भी कहीं ना कहीं बर्फबारी जारी है। क्योंकि अगर उत्तरकाशी की बात करें या फिर चमोली के साथ साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ के साथ साथ जो ऊपरी इलाके हैं, इन जगहों पर लगातार बर्फबारी इस वक्त जारी है। क्योंकि जिस तरह से पर्यटक स्थलों की अगर बात की जाए तो मसूरी और धनोल्टी में भी लगातार जो बर्फबारी जारी है। हालांकि जो प्रशासन की जो पूरी टीमें हैं, इसके साथ जो SDRF की टीमें हैं और जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार वहां पर मुस्तैद है, क्योंकि कई सारे जो आवागमन के मार्ग हैं वो फिलहाल जो बंद हो गए थे उनको खोलने का कार्य है लगातार किया जा रहा है। दूसरी बात, अगर हम पर्यटकों की अगर बात करें तो कोविड गाइडलाइन की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं पर्यटकों को रोका गया है और क्योंकि इस वक्त तमाम जो रास्ते हैं वो कई जगहों पर बंद हो चुके हैं, तो इसलिए जो पर्यटकों को है वो वापस लौटा दिया जा रहा है। क्योंकि मसूरी और धनोल्टी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो पर्यटक है वो बर्फबारी के लिहाज से वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के लिहाज से तो उनको लौटाया ही गया है। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जिस तरह से बर्फबारी से जो तमाम जो सड़कें हैं, आवागमन मार्ग हैं, वो कहीं ना कहीं बाधित हुए हैं। इसके चलते फिलहाल वहां पर पर्यटक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इस बार जो कोविड की वजह से और दूसरी ओर जो सड़कों की जो बाधित होने की वजह से जो पर्यटक है वो वहां पर नहीं जा पा रहे हैं। फिलहाल की अगर बात करूं तो मौसम लगातार सर्द बना हुआ है, रुक रुक कर लगातार देहरादून में बारिश हो रही है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भी इस वक्त कहीं ना कहीं जो उत्तरकाशी के जो ऊपरी के इलाके हैं, गंगोत्री है, हर्सिल है या फिर चमोली में जो अगर बद्रीनाथ की बात करें, केदारनाथ की बात करें, तो इन जगहों पर अभी भी बर्फबारी की लगातार जो सूचना है वो लगातार आ रही है। तो मौसम विभाग का फिलहाल यहाँ तक कहना है कि अगले कम से कम 48 घंटे तक इसी प्रकार की जो बारिश की संभावना है वो लगातार बनी यहाँ पर रहने वाली है। जी ठीक है। सुमित, क्या हरिद्वार में भी मौसम विभाग की तरफ जारी किया गया है?
बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अलर्ट भी जारी किया, क्योंकि कोरोना के चलते जो नई गाइडलाइन आई है उसके जरिए उसके उसके अनुसार जो आने वाले पर्यटक हैं, जो भी उत्तराखंड में एंट्री करेगा, उसको दोनों जो कोरोना की जो दोनों डोज है उसका सर्टिफिकेट लेके आना होगा, और तभी वो एंट्री कर सकता है। और अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको जो 72 घंटे पुरानी जो कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट है लेके आनी होगी, तभी वो आ सकता है। और हालांकि अब जो कोरोना की जो गाइडलाइन के चलते बहुत से ठीक है क्षेत्रों को बंद भी कर सुमित, दिया ये गया तो है। बात कोरोना लेकिन की अब हो गई, लेकिन सवाल मौसम को लेकर है कि क्या मौसम को लेकर हरिद्वार के लिए कोई अलर्ट जारी किया गया है? हरिद्वार के लिए कोई इस तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है, क्योंकि मौसम अभी इस तरह से हरिद्वार में इस तरह का मौसम अभी नहीं देखने को मिल रहा है। अभी इस तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया, लेकिन हालांकि जो मौसम विभाग के द्वारा जो चौकसाई बरती जाती है उसको लेकर पूरी तरह से तैयार है, हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अभी अलर्ट के तौर पर कहें तो अलर्ट किसी तरह का जारी नहीं किया गया। चलिए ठीक है, लेकिन संदीप, पहाड़ी इलाकों में क्योंकि बहुत बर्फबारी हो रही है और ऐसे में लोग जो हैं वो आ जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई रोक टोक? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि लगातार जो इस वक्त जो पर्यटकों का आना है, क्योंकि जैसे ही उत्तराखंड में बर्फबारी होती है तो लगातार जो पर्यटक है वो दिल्ली हो या फिर तमाम जो स्टेट हो, उन जगह से लगातार जो पर्यटकों का रूट है वो उत्तराखंड में रहता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं उत्तरकाशी के साथ साथ जो नैनीताल है, अल्मोड़ा और चमोली के साथ साथ जो और अन्य जिले हैं, इन जगहों पर लगातार बर्फबारी काफी मात्रा में होती है, तो इन सब के लिए लगातार पर्यटक आते हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं पुलिस इन पर्यटकों को पहले ही रोक दी जा रही है, क्योंकि अगर आपको बताऊं तो 2 दिन पहले ही मसूरी में सीधे तौर पर पुलिस ने बोर्ड लगा दिया था कि अब यहाँ पर नो एंट्री है। तो ऐसे ही अन्य जगहों पर भी पुलिस ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। और क्योंकि इस वक्त जो कोरोना गाइडलाइन भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आ चुकी है, तो जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर कड़ी चेकिंग वहां पर की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे ही ना अंदर आने पाए, बाहरी व्यक्ति, और उसके साथ जो कोविड प्रोटोकॉल के जो नियम है वो कहीं ना कहीं वो पूरे मानक पूरा करता हो। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो पर्यटकों की संख्या में इस बार अब फिलहाल अगले 2 दिनों से कमी जरूर आने लगी है। और क्योंकि इस वक्त पर्यटक उत्तराखंड में काफी ज्यादा मात्रा में आता है, और खासकर अगर हर्सिल वाली जगह है या फिर उत्तरकाशी की और भी बेल्ट है या फिर चमोली की जगह हो, तो इन जगहों पर कहीं ना कहीं पर्यटक आता है। लेकिन इस वक्त अगर मैं बात करूं तो 2 कारणों से फिलहाल यहाँ पर पर्यटक नहीं आ रहा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड की वजह से यहाँ पर पर्यटकों को रोका गया है, पुलिस ने जगह जगह नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए हैं। और दूसरी ओर यह है कि पहाड़ों पर अगर पर्यटक इस वक्त जाना भी चाहे तो वहां पर कई जगहों पर जो आवागमन है वो फिलहाल बाधित हो चुका है। लिहाजा इस वजह से भी पर्यटकों को, जो स्थानीय पर्यटक है, उनको वहां पर नहीं भेजा जा रहा है, और पुलिस ने जगह जगह नो एंट्री का बोर्ड भी लगा दिया। और दूसरी अगर बात करें तो एसडीआरएफ के साथ साथ अगर सुरक्षा की बात करें तो एसडीआरएफ मुस्तैद तो है ही, बल्कि जो स्थानीय प्रशासन है, वहां का जो जिला प्रशासन है वो भी लगातार वहां पर मुस्तैद है। और कई जगहों पर प्रशासन ने अपनी जेसीबी वगैरह और अन्य मशीनों की मदद से वहां पर लगातार जो बर्फबारी जो हुई है उनको लगातार हटाने का काम वहां पर किया जा रहा है। संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए। सुमित, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देश में पिछले दिनों से लगातार कोरोना के केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लगाया है, जिसका लोगों ने अच्छे से पालन किया है। कल पूरे दिन शालीमार बाग में दिल्ली की पुलिस कर्फ्यू का पालन कराते दिखी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिन दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ी रहती थी, उन दुकानों पर कर्फ्यू के दौरान ताले लटके हुए मिले हैं और लोगों ने पालन किया है कर्फ्यू का भी। पुलिस तैनात रही चप्पे चप्पे पर। जो बेवजह बाहर घूम रहे हैं उनका चालान भी काटा गया। हालांकि जो ऑफिस जा रहे थे वो बाकायदा अपनी आईडी कार्ड दिखाकर ही आगे बढ़ रहे थे। तो दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बीते दिनों हुए उबर चालकों के मर्डर केस को सुलझा लिया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों से एक कैब और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। आरोपियों की पहचान अक्कू उर्फ आकाश और जुनैद के रूप में हुई है। दोनों ही आरोपी आनंद पर्वत इलाके के रहने वाले हैं। सेंट्रल जिले की डीसीपी श्वेता चौहान ने बताया कि आरोपियों ने चोरी के फोन से कैब बुक की थी। इसके बाद लूटपाट के इरादे से दोनों कैब के ड्राइवर को मार डाले। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से दोनों बदमाशों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस इनके साथी और मास्टरमाइंड प्रीतम की खोज में लगी हुई है। दिल्ली के लालबाग इलाके में नगर निगम के शौचालय का सीवर टैंक धंसने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि हादसे के दौरान टैंक के ऊपर खेल रहे 4 बच्चे सीवर में गिर गए, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने तत्काल बच्चों को बाहर निकाला है। निगम पार्षद रिंकू माथुर ने बताया कि हादसे को लेकर नगर निगम जिम्मेदार है। कई बार शौचालय को लेकर निगम से शिकायत करने के बावजूद भी कोई काम नहीं किया गया। जो ये घटना हुई है उसके बारे में बता दूं। पहले तो यहाँ पे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। ये बहुत अच्छी खबर है कि यहाँ कोई कैजुअलिटी
सूचना नहीं मिली। और ये निगम की लापरवाही है। और ये जो NGO हैंडओवर है, NGO हैंडओवर हो चुका है शौचालय हमारे है। और इस शौचालय के अंदर हमने कई बार डिपार्टमेंट को बोला कि ये शौचालय जर्जर हालत में है, कभी कोई कैजुअलिटी हो सकती है, लेकिन निगम की लापरवाही देखते हुए आज ये ऐसा हादसा हो गया। खुदा ना खासा कोई कैजुअलिटी होती तो किसी न किसी बच्चे की जान भी जा सकती है इसके अंदर। मामला ये हुआ तो बच्चे खेल लेते हैं, सीवर अपने आप नीचे चला गया, 4 बच्चे गिर गए उसके अंदर। तो ये भाई लोग थे तो उन्होंने बचाया उनको। और तो शौचालय की थोड़ा वो था। और ये क्या कहते हैं, और शौचालय भी बेकार हो रहा पूरा। आप देख सकते हो, ऊपर भी देख सकते हो, पूरा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सुविधा कुछ भी नहीं है। सरकार ने तो बोल दिया टंकी लगाएंगे करेंगे, आपके लिए अभियान लाएंगे। हाँ, कोई मरम्मत वगैरह नहीं करी गई है, सब नेताओं को पता है। ये गरीब आदमी है, गरीब जनता, 4 क्लास के आदमी रहते हैं यहाँ पे, मजदूर आदमी रहते हैं, सारे काम करने वाले आदमी मजदूर हैं, उनको इतना टाइम नहीं है। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले कर्नल कोठियाल। आम आदमी पार्टी सीएम प्रत्याशी कर्नल कोठियाल ने प्रतिक्रिया दी है। 2022 का चुनाव जीत हार का नहीं है, ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस को हटाने का है। 14 तारीख को लोगों के मन में झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा। आगामी चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कर्नल अजय कोठियाल का बयान आया है और उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव है ये जीत और हार का नहीं है, बल्कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हटाना है। और 14 तारीख को लोगों के मन में झाड़ू चुनाव चिन्ह ही होगा। युवाओं ने, लड़के लड़कियों ने इस बार जो इलेक्शन है वो उत्तराखंड में सरकार बनाने का नहीं है। इस बार इलेक्शन है उत्तराखंड को इन बीजेपी और कांग्रेस ने जो बुरी तरह से तोड़ दिया है, उस टूटे हुए उत्तराखंड को दोबारा से बचा करके नवनिर्माण करने का। हमसे कई लोग ऐसी सवाल करते हैं कि आम आदमी पार्टी तो नई पार्टी है, ना इनका कोई कैडर है, ना इनके कोई संगठन है। तो हम बताना चाहते हैं कि किसी पार्टी का कोई भी कैडर हो, 100 साल पुरानी है बीजेपी और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी का जब हमने बिजली गारंटी स्कीम निकाली तो उसमें कोई 14.5 लाख परिवार ने रजिस्ट्रेशन करवाया। जब हमने रोजगार की गारंटी स्कीम निकाली तो 8.5 लाख युवाओं ने, लड़के लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। आजकल हम महिलाओं का जो 1,000 रुपये पर मंथ उनके अकाउंट में भेजेंगे उसका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, कोई 2-2.25 लाख हो गया है। इसी प्रकार से जब हमने तीर्थ स्थानों में तीर्थ यात्रियों को किस प्रकार से भेजने का जो तरीका बताया, उसकी जो घोषणा करी, तो उसमें कोई 2.25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। आज आम आदमी पार्टी के पास कोई 18 लाख के करीब ऐसे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन जो लोगों के हो रखे हैं वो डेटा है। तो उनके पास तो केडर वाला होगा कि बीजेपी वाला कांग्रेस में टूट के जा रहा है, कांग्रेस वाला बीजेपी में टूट के जा रहा है, उनका कैडर को समझ में नहीं आ रहा है मैं किस में जाऊँ। लेकिन हमारे पास में तो जो ज़रूरत है जनता की, उस जनता का असली सोच वाला रजिस्ट्रेशन जो डेटा है, इस बार